अभी मैं बजट को पढ़ रहा था, 2026 का बजट। तो मुझे जो बजट में अच्छा लगा कि ऑरेंज इकॉनमी के बारे में बात की गई है, क्योंकि ये रील्स, शॉर्ट्स, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की दुनिया है। तो बहुत अहम बजट है और यूपीएससी का एग्ज़ाम है अगले 2 महीने बाद। उसके मद्देनज़र भी यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, जो ऑर्डिनरी पीपल के लिए भी, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, यूट्यूबर है, पॉडकास्ट है, तो उनके लिए सरकार ने इस बजट में क्या रखा है, ये चीज़ें हम अभी देख रहे थे, पढ़ रहे थे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है यही चीज़। इंडिया में आज 100 मिलियन से ज़्यादा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स है, यह रिपोर्ट बताती है। जैसे ब्लॉगर्स, आर्टिस्ट्स, और उसके अलावा गेमिंग डिजाइनर्स, स्टोरी टेलर्स, एडुकेटर्स और इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स तमाम तरह के हैं। इन नंबर्स के पीछे एक डीपर ट्रेंड स्टैंड करता है। जैसे वो ये है कि इंडियन यूथ सिर्फ डिजिटल कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहा है, बल्कि वे उसे क्रिएट भी कर रहे हैं, कल्चर को शेप भी कर रहे हैं, कॉमर्स को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें अपना एक फुल फ्लेज्ड करियर भी बना रहे हैं। और इंडिया में ऑरेंज इकॉनमी इसलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि इस मोमेंटम के पीछे एक बड़े डेमोग्राफिक फैक्ट जुड़ा हुआ है। वो यह है कि इंडिया की लगभग 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र का है, और यही एक डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ इंडिया के पास है जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज के पास अधिकांश रूप से नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या है। तो ये चीज़ जो है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, क्योंकि ब्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट जानना है कि, लेकिन इसके साथ साथ यूपीएससी का दो महीने बाद एग्जाम भी होने वाला है, प्री का। तो उनके लिए भी यह इम्पोर्टेंट हो जाता है यह टॉपिक कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, और 2026 बजट में क्रिएटर्स, गेमर्स और डिजाइनर्स के लिए क्यों यह अहम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में या दुनिया में अब क्रिएटिविटी सिर्फ स्टूडियोज और स्टेजेस तक ही सीमित नहीं है। अब यही क्रिएटिविटी हमें फ़ोन स्क्रीन्स पर देखने को मिलती है। क्लासरूम्स में यह डेवलप भी हो रही है। छोटे होम सेटअप में इसको मोनेटाइज भी किया जाता है। इसीलिए अब यंग इंडियंस क्वाइटली अपने आइडियाज़ को इनकम में और कल्चर को अपने करियर में बदल रहे हैं। तो जब यूनियन बजट 2026 में ऑरेंज इकोनॉमी को मेंशन किया गया, तो यह सिर्फ एक ट्रिवियल लाइन नहीं था, बल्कि यह एक, मुझे जो लगता है कि स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था, जहां क्रिएटिविटी को सिर्फ हॉबी या साइड हसल्स ही नहीं, बल्कि इसको इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइवर के रूप में माना गया। और सवाल है कि व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? ऑरेंज इकोनॉमी, जिसे क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहा जाता है, यह उन इंडस्ट्रीज को रेफर करता है जहां कोर वैल्यूज, आइडियाज और क्रिएटिविटी से आती है, जहां इकोनॉमिक आउटपुट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी पर आधारित होता है, जिसमें कुछ प्रमुख सेक्टर्स शामिल हैं, जैसे एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स जिसको वीएफएक्स कहते हैं, गेमिंग, कॉमिक्स, फिल्म, म्यूजिक एंड डिजिटल स्टोरी टेलिंग, डिज़ाइन, फैशन एंड एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग एंड क्रिएटर फोकस्ड सॉफ्टवेयर टूल्स। ये सारी चीज़ें जो है वो ऑरेंज इकोनॉमी के अंडर में आता है। जैसे ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, रॉ
रॉ मटेरियल्स से वैल्यू बनाती है, ठीक वैसे ही ऑरेंज इकोनॉमी इमेजिनेशन से वैल्यू को क्रिएट करती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यह कॉन्सेप्ट इसलिए पावरफुल है क्योंकि यह हेरिटेज, स्टोरी टेलिंग, टेक्नोलॉजी और यूथ टैलेंट को एक यूनिफाइड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी में जोड़ता है। अब कंटेंट क्रिएशन एक साइड हसल नहीं है, बल्कि एक मेन स्ट्रीम, कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम करियर पाथ भी है, क्योंकि इंडिया की अपनी एक डेमोग्राफिक एडवांटेज है। जैसे यहाँ की 2/3 पॉपुलेशन मैंने बताया ही कि अंडर 35 है, यानी 35 साल से कम उम्र की है। यहाँ मैसिव डिजिटली नेटिव ऑडियंस है, जिसके वजह से प्रत्येक वर्ष मिलियंस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इस मार्केट में एंटर करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह यह है कि जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स है वो इस डिमांड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। दूसरा वजह यह है कि इसी दौरान अफोर्डेबल इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कंटेंट क्रिएटर्स को कंटेंट क्रिएशन को अब मेन स्ट्रीम करियर बना दिया है। तो अब इस इकोसिस्टम में सोशल इन्फ्लुएंसर्स, एनिमेटर्स, डिजाइनर्स, डिजिटल स्टोरी टेलर्स, गेमिंग आर्टिस्ट्स और क्रिएटिव स्पेशलिस्ट शामिल हैं। और ये लोग सिर्फ फेम ही नहीं पा रहे हैं, बल्कि ब्रांड डील्स, एड्स, आईपी क्रिएशन, सब्सक्रिप्शंस, फ्रीलांसिंग और ग्लोबल कोलाबोरेशन के जरिए अपना मोनेटाइजेशन भी कर रहे हैं, यानी पैसे भी कमा रहे हैं। और यह सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी फिल्म, वीएफएक्स, गेमिंग, आर्ट और इमर्सिव मीडिया में ग्लोबल टैलेंट हब है। बजट 2026 में क्या क्या इसको लेकर घोषणा हुई, हम पहले आपको ये बताते हैं। पहला घोषणा यह है कि एवीजीसी यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स कंटेंट क्रिएटर लैब्स की घोषणा हुई, जिसमें बजट 2026-27 में प्रपोजल रखा गया है कि 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी। इन लैब्स को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी स्पीयर हेड करेगा, ताकि स्टूडेंट को वर्ल्ड क्लास क्रिएटिव एंड डिजिटल स्किल्स मिल सके। इसका मुख्य उद्देश्य है स्किल्स को अर्ली स्टेज पर डेवलप करना, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स के साथ एडुकेशन को अलाइन करना, क्रिएटिव टूल्स तक इंस्टीट्यूशनल एक्सेस देना। पहले क्रिएटिव टेक लर्निंग मोस्टली प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सीमित थी, लेकिन अब यह स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनेगी। इसका दूसरा उद्देश्य यह है कि यह फ्यूचर जॉब के लिए प्रिपेयर इसको किया जा रहा है। क्रिएटिव सेक्टर, खासकर एवीजीसी को 2030 तक लगभग 2 मिलियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड है। इसलिए यह बजट एजुकेशन सिस्टम को डायरेक्टली इंडस्ट्री डिमांड से जोड़ रहा है। इसलिए यह सिर्फ कंटेंट क्रिएशन को इन्फ्लुएंसर कल्चर से निकालकर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में ला रहा है। इसका तीसरा उद्देश्य यह है कि क्रिएटिव इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथ करना है। बजट में ईस्टर्न इंडिया में एक नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID की स्थापना का प्रपोजल को शामिल किया गया है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि डिजाइन जो है वो नेशनल प्रायोरिटी है। जो इसके अलावा क्रिएटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है और IP और इनोवेशन इकोनॉमिक टूल्स है। इसका व्यापक अर्थ
क्या हो सकता है, यह एक सवाल है। तो पहला जो है वो यह है कि यह अब न्यू करियर पाथवेज है, क्योंकि अब यंग इंडियंस क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, गेमिंग, एनिमेशन, डिजिटल मीडिया और डिजाइन इनोवेशन को फॉर्मली एस्पायर कर सकते हैं। पहले यह एरियाज पहले यह एरियाज को फ्रेगमेंटेड या इनफॉर्मल माना जाता था। पहले यह इनफॉर्मल सेक्टर था, लेकिन अब यह फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया। दूसरा, जो इसका व्यापक व्यापक अर्थ कह सकते हैं या व्यापक एडवांटेज कह सकते हैं जो मिलेगा, वह यह है कि यह इंटरप्रेन्योरशिप को एम्पावर करेगा, क्योंकि डिजिटल स्टोरी टेलिंग, गेमिंग, एनिमेशन और डिजाइन स्किल्स सिर्फ जॉब्स नहीं देता है, बल्कि वे स्टार्टअप्स और क्रिएटिव इंटरप्राइज का फाउंडेशन भी रखता है। इसके वजह से इंडिया ग्लोबल आईपी क्रिएचर कहीं ना कहीं बन सकता है, बजाय सिर्फ आउटसोर्सिंग हब के। तीसरा, इसका जो उद्देश्य है वो यह है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में इंडिया को यह पावरफुल पोजीशन में रख सकता है, क्योंकि ग्लोबल कंटेंट कंजम्पशन रैपिडली बढ़ रहा है। जैसे गेमिंग, स्ट्रीमिंग, शॉर्ट फॉर्म वीडियो और AR VR एंड इमर्सिव टेक में, इन सब में इंडिया को फायदा मिल सकता है, क्योंकि इंडिया के पास यूथ है, डिजिटल स्केल है और स्टोरी टेलिंग हेरिटेज भी है, अपनी एक हिस्ट्री है। इसका चौथा उद्देश्य यह है कि इंक्लूसिव ग्रोथ को इंक्रीज करना है, उसको बढ़ाना है। जैसे 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में लैब्स का मतलब है कि इसे टायर 2 और टायर 3 सिटीज को एक्सेस देना है। डाइवर्स टैलेंट पूल्स को अट्रैक्ट करना है और अपॉर्चुनिटी का जो डेमोक्रेटाइजेशन है उसको करना है। इसमें ये सारी चीज़ें शामिल है। इसलिए क्रिएटिव करियर्स अब मेट्रो प्रिविलेज तक सीमित नहीं रहेगा। इससे स्ट्रेटेजिक माइंडसेट शिफ्ट होगा, मतलब सोच में भी बदलाव होगा। पहले मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और IT सर्विस ही ग्रोथ के नैरेटिव पर फोकस रहता था, लेकिन अब क्रिएटिविटी को भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर माना जा रहा है। इसलिए इसको हम सिर्फ एक कल्चरल फंडिंग नहीं, बल्कि इसको प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देख सकते हैं। मतलब ये कि ऑरेंज इकोनॉमी कल्चर, टेक्नोलॉजी, यूथ प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ग्लोबल मार्केट्स को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है और कनेक्ट करता है। इंडिया जैसे देश के लिए, जहां ओरल ट्रेडिशन अथवा एंशियंट स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन और मॉडर्न डिजिटल पेनिट्रेशन दोनों है, वहाँ यह मूव को सिर्फ सिंबॉलिक तो बिल्कुल भी नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह मुझे काफ़ी स्ट्रेटेजिक और मतलब स्ट्रेटेजिक लगता है। इसलिए यह बजट 2026 का जो है सिर्फ एक पॉलिसी टर्म इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बल्कि इसने ऑफिशियली इसको एक्नॉलेज भी किया है। तो जो क्रिएटिव ग्रोथ, कंटेंट एंड कल्चर, इकोनॉमिक और यूथ, इस पोटेंशियल को इस बजट ने इसको रिकॉग्निशन स्ट्रक्चर सपोर्ट कहीं ना कहीं दिया है और फॉर्मल लेजिटिमेसी और ग्लोबल स्केल का रास्ता भी खोला है। तो इस चीज़ से हम यह समझ सकते हैं कि जो ऑरेंज इकोनॉमी है वो काफ़ी बूस्ट कर रहा है इंडिया में, और ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया का जो जियो पॉलिटिक्स है, जो यहाँ का डेमोग्राफी है, जो यहाँ का कल्चर है, हेरिटेज है, जो यहाँ का ट्रेडिशन है, इसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली भी बूस्ट कर रहा है। तो इसलिए इस बजट का जो सबसे, मुझे बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ जो सबसे अच्छा लगा वो यही था कि ऑरेंज इकोनॉमी को भी इस बजट में ध्यान में रखा गया। शुक्रिया, धन्यवाद।